बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और 9th क्लास का तो माशाल्लाह बहुत अच्छा फ़ीडबैक आ रहा है इस हवाले से कि बड़े अच्छे तरीके से आप लोग डायरी तैयार कर रहे हो और हमें पिक्चर सेंड कर रहे हैं। मज़ा आता है क्योंकि जब एफ़र्ट कोई कर रहा हो और उसका फ़ीडबैक मिले तो हमें भी दिल करता है कि हम भी मज़ीद जो है वो अच्छे तरीके से करें। ओके जी, चैप्टर नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। ग्रेविटेशन चैप्टर का नाम है और बड़े मज़े की चीज़ें हमें इसमें पढ़ने को मिलेंगी। और ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट आप लोगों को ऑलरेडी है, लेकिन हम इसको ज़रा थोड़ा सा आज सिस्टमेटिक तरीके से देखेंगे कि ग्रेविटी क्या चीज़ है और ग्रेविटी किस तरह जो है वो मौरद वजूद में आई, इससे पहले के क्या कॉन्सेप्ट थे और क्या है। और वरना आपने चैप्टर नंबर 2 में ग्रेविटी हमें बता दी गई थी। जी की वैल्यू हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम वैल्यूज़ न्यूमेरिकल्स में पुट करते रहे हैं अभी तक, लेकिन आज हम देखेंगे एक्चुअल में ये ग्रेविटी कहाँ से जो है वो इन्वेंट हुई थी। तो एक साइंटिस्ट था जी, आइजैक न्यूटन, नाम आपने सुना हुआ है। 1665 की एक शाम थी, वो एक किसी दरख्त के नीचे बैठा हुआ था और वो ये सोच रहा था कि ये प्लैनेट्स जो हैं वो क्यों एक दूसरे के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, सूरज के गिर्द डिफरेंट प्लैनेट्स जो है क्यों रिवॉल्व करते हैं, क्या राज है, क्या जादू है इसके अंदर। अभी ये बैठकर सोच ही रहा था कि अचानक जो है उसी दरख्त से, जिसके नीचे वो बैठा हुआ था, एप्पल का दरख्त था, तो वो एप्पल जो है, सेब जो है वो टूट कर ज़मीन पर गिरता है। तो वो जैसे ही एक इंसान कभी कोई चीज़ सोच रहा होता है और वो उससे रेलिवेंट कोई चीज़ होती है तो वो फ़ौरन फोकस इधर करता है। तो जैसे उसने फोकस उधर किया कि ये दरख्त से सेब टूटा और टूट कर नीचे गिरा है, तो उसके जहन में सवाल है कि ये नीचे क्यों गिरा है। हालांकि इससे पहले 1665 से पहले भी तो चीज़ें ड्रॉप होने के बाद नीचे ही गिरती होंगी, लेकिन नहीं किसी को क्लिक हुआ, नहीं जहन में आया। तो उसको ये फील हुआ कि ये सेब नीचे गिरा है, तो ये सेब नीचे क्यों गिरा है, इसको किसने नीचे मजबूर किया, क्योंकि वो सारी चीज़ें पहले उसी तरह की फेम में सोच रहा था। तो अचानक उसको क्लिक हो गया कि अच्छा, इसका मतलब है कि ज़मीन के पास कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ है, कोई ना कोई ऐसी कशिश है, कोई ताकत है कुदरती तौर पर, नेचुरली, जो कि चीज़ों को अपने पास डेफिनेटली फिर उसने कुछ और चीज़ें उठा के ड्रॉप की होंगी और वो सारी आ रही होंगी और उसको ये याद आया होगा कि बाकी हर चीज़ ज़मीन की तरफ जाती है। तो फिर वहाँ से उसके जहन में ये आइडिया क्लियर हुआ कि वाकई जो है ग्रेविटी का जो आइडिया फ्लैश किया उसके माइंड में कि ये कोई ग्रेविटी है, और उसने उसका नाम दिया ग्रेविटी का। कशिश सकल उर्दू में हम कहते हैं, जो ज़मीन चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है। और साथ ही उसके जहन में ये भी बात आ गई कि जो बाकी प्लैनेट्स जो एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, वो हर प्लैनेट दूसरे प्लैनेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वजह से वो क्या करता है, रिवॉल्व करने का शुरू करता है। यहाँ से जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। तो पढ़ते हैं जी, फर्स्ट मैन हु केम अप विद द आइडिया ऑफ ग्रेविटी वाज आइजैक न्यूटन। इट वाज एन इवनिंग ऑफ 1665 when he was trying to solve the mystery why planets revolve around the sun. Suddenly an apple fell from the tree under which he was sitting. The idea of gravity flashed in his mind. He discovered not only the cause of falling apple but also the cause that makes the planet to revolve around the sun and the moon around the earth. This deals with the concept related to gravitation. ओके जी, पहले जो आर्टिकल है इसका वो है 5.1, यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ये हम आज डिस्कस करेंगे कि अगर कोई ग्रेविटी है तो कोई फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, तो वो क्या है और वो किन किन चीज़ों पर जो है वो डिस्कस होती है। ओके लें जी, उसने ग्रेविटेशन का जो कॉन्सेप्ट दिया, उसने ये कहा कि ग्रेविटी फिर अर्थ और डिफरेंट प्लैनेट्स के ऊपर बात ख़त्म नहीं होती। उन प्लैनेट्स के अंदर जितने ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को इन अ यूनिवर्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं विद अ फोर्स, जिसको उसने नाम दिया फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का यूनिवर्स के अंदर। यस, इट मीन्स के ये जो चेयर है तो दूसरी चेयर को अट्रैक्ट कर रही होगी, ये वॉल दूसरी वॉल को अट्रैक्ट कर रही होगी, मुझे बुक अट्रैक्ट कर रही होगी, बुक को मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ। क्यों, क्या करते ये बात है, तो यूनिवर्स के अंदर जितनी चीज़ें हैं वो दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होंगी। तो देखें, ऑन द बेसिस ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन न्यूटन कंक्लूडेड द फोर्स विच कॉज एन एपल टू फॉल to on the earth and the force which keeps the moon in its orbit are of the same nature. He further concluded that there exists a force due to which every body of the universe attract every other body. हर बॉडी यूनिवर्स की हर दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, और उसने उसको नाम दिया फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का। तो हम आज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, जिसमें उसने ये कहा कि अगर कोई भी एक बॉडी है, सपोज दैट ये स्फीयर है और ये आपके पास कोई बी स्फीयर है, वो कहता है कि अगर ये स्फीयर ए, जिसका मैस क्या है जी m1 है और इसका मैस क्या है जी m2 है,
अगर ये स्फीयर ए जो है क्या लगाता है, फोर्स लगाता है किसके ऊपर, M2 के ऊपर, और M2 फोर्स लगाता है किस पर, M1 पर, और इनके दरमियान सेंटर से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस भी है, तो उसका ये मानना है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैसेज। प्रोडक्ट का मतलब क्या है, दो चीज़ों को हासिल ज़रब यानी कि मल्टीप्लाई जो कर रहे हैं उसको, यानी कि M1 और M2 को अगर मल्टीप्लाई करें उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ये फोर्स। ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो दोनों ऑब्जेक्ट के अपने अपने मैसेज के प्रोडक्ट के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर टू सेंटर उसके क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बात समझ में आई? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, एंड F कंबाइन करूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 एंड D स्क्वायर, और F इज इक्वल टू G M1 M2 ओवर D स्क्वायर। G क्या है यहाँ पे, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, आगे हम डिस्कस करेंगे क्या। देखें नहीं, रीड करेंगे, एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद द फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। डायग्राम आपको समझ आ गई? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये हमने डिस्कस कर लिया। हेयर G द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, और इसकी वैल्यू हर जगह सेम रहती है, और G की जो वैल्यू है बेटा वो 6.673 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके, और ड्यू टू, अच्छा अब आप कहेंगे सवाल है, क्वेश्चन ये है कि सर अगर एवरी बॉडी अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, तो एवरी बॉडी में तो मैं भी आता हूँ, ये मोबाइल फ़ोन भी आ रहा होगा, ये चेयर्स भी आ रही हैं, एवरीथिंग, तो हम तो अट्रैक्ट होते हुए नज़र नहीं आते। अट्रैक्ट होते हुए नज़र क्यों नहीं आते? दो ऑब्जेक्ट का क्या लेना है, मैस लेना है। एक तो हमारा मैस अकॉर्डिंग कंपेयर टू अर्थ बहुत कम है, चलें फिर जितना भी है, उन दोनों को कर मल्टीप्लाई किससे करना है, कैपिटल G से, और G की वैल्यू क्या है 6.673 10⁻⁻11। -11 का मतलब पता क्या, 0.0000000006 यानी 10 0 and 1 6, तो 0.000000 वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल वैल्यू, जो कि मल्टीप्लाई होने के बाद उस फोर्स को तकरीबन ना होने के बराबर ले आती है, इसलिए हम एक दूसरे की अट्रैक्शन फील नहीं करते। अब ज़मीन ने क्यों खींच लिया, ज़मीन का मैस एज़ कम्पेयर टू अस एंड एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स और इन द अर्थ वो डेफिनेटली हैवी है, तो डेफिनेटली इसलिए हमें एक वाज़िह तौर पर जो है फ़र्क नज़र आता है, और चीज़ जो है वो ज़मीन के साथ जाके क्या हो जाती है, अट्रैक्ट हो जाती है। ओके, अब मुझे एक बात बताएं, मैंने आपको बताया कि ये M1 ने अट्रैक्ट फोर्स लगाई, M2 को अट्रैक्ट किया, M2 ने अट्रैक्ट किया किसको, M1 को, विद ऑपोजिट डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड के साथ। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। तो आपको न्यूटन्स का कोई थर्ड लॉ याद नहीं आ रहा? हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये हर एक्शन का रिएक्शन, यहाँ से न्यूटन का अपना थर्ड लॉ जो है वो भी रिलेट करता है। तो उसने कहा कि इट इज़ टू बी नोटेड दैट M1 अट्रैक्ट M2 टुवर्ड्स इट विद द फोर्स F, while M2 attract M1 towards it with a force of same magnitude F, but in opposite direction. If the force acting on M1 is considered as action, then force acting on M2 will be the reaction. The action and reaction due to force of gravitation are equal in magnitude but opposite in direction. This is consistent with Newton's third law of motion, which states to every action there is always an equal but opposite direction. ठीक हो गया? फार्मूला हमने ड्राइव कर लिया है, F इज इक्वल टू G M1 M2 ओवर D स्क्वायर। जेन में रखिएगा, बड़ा ही आसान सा न्यूमेरिकल, और इससे हमने न्यूमेरिकल कर लेने। देखें जी एग्जांपल 5.1, दो कहते हैं लेड स्फीयर है जिसके मैस कितने हैं जी 1000 kg, और सेंटर से डिस्टेंस कितना है 1 मीटर। फाइंड ग्रेविटेशन फोर्स। तो सोल्यूशन ज़रा गिवन है, वहीं पर देख लें। M1 भी 1000, M2 भी 1000, D 1 मीटर। फार्मूला गिवन है, जस्ट पुट द वैल्यू इन द फार्मूला एंड इन द कैलकुलेटर एंड यू विल गेट द आंसर 6.673 10⁻⁻5 न्यूटन। ओके, तो ये आपके पास आज न्यूमेरिकल हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर हमने कहा कि कोई ग्रेविटी है, ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है,
ज़मीन के पास एक ताकत है जो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, तो डेफिनेटली उसका कोई ना कोई रीजन भी होगा और उस रीजन में चीज़ें जाएंगी तो वो ज़्यादा इफेक्ट करेगा। क्या उस ज़मीन से दूर जाएंगे तो क्या इफेक्ट होगा, तो कोई ना कोई एक फील्ड होगा। तो हम अब इसी बेस के ऊपर आते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अ बॉडी ऑफ मैस m एंड द अर्थ। अब यहाँ पे ज़रा समझिए कि अगर एक अर्थ ले ली जाए और उस अर्थ के साथ आप ये देखें कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो लेट्स सपोज कि मैं हूँ, आई एम द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ m, तो हमने कहा कि दो ऑब्जेक्ट होंगे, तो एक तो हमने m1 और m2 का, अगर एक जैसे ऑब्जेक्ट होंगे, इस केस के अंदर एक ऑब्जेक्ट तो हो गया हमारे पास अर्थ और दूसरा हो गया हमारे पास ये। तो जो ज़मीन का मैस है उसको हम कैपिटल ME से, कैपिटल का लेटर तब यूज़ करते हैं जब उस जैसी कोई और चीज़ ना, और ज़मीन के अर्थ जैसी मेरा ख्याल है कोई और मैस नहीं है, तो लिहाजा हम ये करेंगे। उस वक्त जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, F = G। एक तो आपके पास मैस हो जाएगा स्मॉल बॉडी का, ऑब्जेक्ट का, और दूसरा क्या हो जाएगा अर्थ का, और इनके दरमियान जो वो होगा वो किसके इक्वल होगा, अब ये देखें सेंटर, ज़मीन के सेंटर से लेकर ज़मीन की सरफेस तक का जो फासला होगा वो रेडियस भी तो होगा, स्फीयर है तो रेडियस होगा, तो जस्ट लाइक आपके पास क्या हो गया r, ओके, वेयर m इज़ द मैस ऑफ द अर्थ एंड r इज़ द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर। अच्छा, अब इसने r इसलिए यूज़ किया कि ये थोड़ा, क्योंकि ये फुल बॉडी ऑब्जेक्ट करेगा, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ मेरी, क्योंकि सेंटर से स्टार्ट हुआ, ठीक। The weight of a body is due to the gravitational force with which the earth attracts a body। ये बात बड़ी ज़बरदस्त है। यहाँ से हमें एक नया कॉन्सेप्ट आज मिलने जा रहा है और ये अंडरलाइन कर लें और ये क्लियर कर लें कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है अर्थ के ऊपर वो क्यों है और वो कितना है। जितनी फोर्स अर्थ लगाती है उस ऑब्जेक्ट को अपने पास लाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए जो फोर्स लगाती है, वो उतनी ही लगाती है जितना उसका क्या होता है, वेट होता है। देखें, द वेट ऑफ अ बॉडी, जो बॉडी का वेट होता है, इज़ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी। यानी इसका मतलब वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होता है जिससे ज़मीन उसको अट्रैक्ट करती है। जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट करेगी और उस ऑब्जेक्ट का वेट भी क्या होगा, उतना ही होगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ अ नॉन कंटेंट फोर्स। अब मुझे ये बताएं कि ये बोर्ड मार्कर मैं ड्रॉप करता हूँ तो ये कहाँ आएगी, नीचे गिरेगी। ये नीचे गिरता है, इसका मतलब है कि ज़मीन इसको अपनी तरफ खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है, ये नीचे गिरता है। लेकिन मैं जब देखता हूँ कि मुझे कोई फोर्स अट्रैक्ट करती हुई फील नहीं हो रही, तो उसने कहा कि ये जो फोर्स है ये क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, इसको आप ये कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, ठीक। फॉर एग्जाम्पल द वेलोसिटी। अच्छा, और फिर होता क्या है, अब मैं इस बोर्ड मार्कर को ऊपर की तरफ फेंकता हूँ तो आहिस्ता 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 इसकी वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है, ऊपर जाती है। और जब कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे आती है, फ्री फॉलिंग, वो इसकी वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। उसकी वजह क्या है, जब ये चीज़ ऊपर जा रही है तो इसको असल में ज़मीन अपनी तरफ खींच रही है और हम इसको कहाँ भेज रहे हैं, ऊपर की तरफ भेज रहे हैं। तो ज़मीन इसको अपनी तरफ खींच रही है, हम इसको ऊपर की तरफ भेज रहे हैं, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी इसको काम करना पड़ा। आखिरकार इसकी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, तो ऊपर जाते हुए और एक उसके खिलाफ लड़ने में आहिस्ता 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 की स्पीड या वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी। और हमने बहुत बार पढ़ा कि मैक्सिमम हाइट पर स्पीड क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होती है और आखिरकार वापस आती है। और आखिरकार जब वापस आती है यहाँ तो वेलोसिटी क्या होती है, ज़ीरो होती है, और आहिस्ता आहिस्ता स्पीड गेन करते 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 जस्ट बिफोर द ग्राउंड उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी हो चुकी होती है, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं। तो वो जो है नीचे आते हुए, क्योंकि वो उसकी तरफ आ रही होती है, तो वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, और अगर उससे दूर जाती है तो वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। और फिर हमने अज्यूम किया, और इसको हम क्या कहते हैं, फील्ड फोर्स। और फिर हमने यही अज्यूम किया कि ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ये अर्थ की सारी साइडों पर है। टुवर्ड्स द अर्थ, इसकी जो डायरेक्शन है वो किस तरह है बेटा, टुवर्ड्स द अर्थ। Is it assumed that gravitational field exists all around the earth? This field is directed towards the center of the earth as shown in figure. The gravitational field become weaker and weaker as we go further and further away from the earth. जैसे जैसे वो कहते हैं हम अर्थ से दूर जाते रहेंगे, आहिस्ता 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 इस ग्रेविटी का जो कॉन्सेप्ट वो कम होना शुरू हो जाएगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड
gravitational field strength of the earth at any place or its value is equal to the value of g at that point, और near surface of the earth जो gravitational field है वो क्या है 10 न्यूटन पर kg है, यानी कि ज़मीन की सरफेस के करीब जो इसकी वैल्यू है वो 10 न्यूटन पर किलोग्राम है। अच्छा, आज हमने अभी इसके दो न्यूमेरिकल करने हैं, देखें ज़रा, आप ओपन करें प्रॉब्लम्स 115 पेज, और उसमें पहला न्यूमेरिकल है 5.1 जो हमने फार्मूला पढ़ा उसका अगेंस्ट, और 5.2 जो है वो ये, और 5.1 देखते हैं कि क्या है। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर्स, मैस m1 की जाएगी 1000 किलोग्राम, और क्योंकि उसने क्या कि टू स्फीयर्स ईच मैस, क्योंकि ईच मैस क्या है m2 का भी जो है वो कितना है जी 1000 kg ही है, और जो डिस्टेंस उनके दरमियान दिया वो 0.5 मीटर दिया है, और फोर्स जो है वो आपके पास फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है कि जी F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर डी स्क्वायर, जी की वैल्यू आपको पता है 6.673 10⁻⁻11 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 जो मैसेज है उनका, और 0.5 का स्क्वायर मीटर में गया जी। जस्ट पुट द वैल्यू एंड यू विल गेट द आंसर 2.67 10⁻⁻4। ठीक हो कि बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल था। इसी तरह का एक और न्यूमेरिकल जो कि आज की डायरी का हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है 5.2 कहते हैं जी द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लेट स्फीयर इज 0.006673 न्यूटन, और डिस्टेंस उनके दरमियान दिया हुआ 1 मीटर। जी की वैल्यू आपको हमेशा खुद याद रखनी होगी, ये गिवन नहीं होगी, ये बात ध्यान में रखिएगा। मैस का वो कहते हैं मैस कितना हो, अब उसने ये बताया आइडेंटिकल, आइडेंटिकल को कहते हैं एक जैसा, एक जैसे का मतलब होता है अगर एक को मालूम कर लें वैसे ही दूसरा होता है। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, एस m1 इज इक्वल टू m2, तो हम इसको इज इक्वल टू क्या करेंगे m ही करेंगे, ठीक है। तो f इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर डी स्क्वायर, बट यहाँ पे मेरे पास m भी वही है m भी वही है, तो लिहाजा मैंने m इंटू एम, और m इंटू एम क्या हो जाएगा m स्क्वायर। तो f इज इक्वल टू जी m स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर। ज़रा ये देख लें, कोई नया फार्मूला नहीं है, क्योंकि m1 और 2 हम करते हैं दो डिफरेंट बॉडीज़ के लिए, डिफरेंट मैसेज के लिए। मेरे पास क्योंकि m1 भी वही है और m2 भी वही है, तो मैंने दोनों के लिए mm पुट किया, जब mm पुट किया तो m स्क्वायर हो गया। तो मैं यहाँ से इसको, हमने मैथ फाइंड आउट करना है, तो हम इसको रीअरेंज करेंगे, और जैसे रीअरेंज करेंगे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन वैल्यू है 0.006673 मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6.673 10⁻⁻11, और जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 1 किलोग्राम स्क्वायर। हमने क्योंकि मैथ फाइंड आउट करना है, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट, और जब ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल होगा तो आपके पास 10,000 kg जो है वो उसका आंसर आएगा, और ईच लिख देंगे। ईच का मतलब यही है कि पहले का भी वही आंसर है और दूसरे का भी वही आंसर है। तो आज हमने जो डायरी लिखी है, वो आपके पास जो डायरी है वो आर्टिकल नंबर हमने 5.1 पूरा पढ़ा है, और 5.1 एंड 5.2 जो है वो
न्यूमेरिकल्स कर लें। ठीक है, ये डायरी बेटा आपने इसको अच्छी तरीके से करना है। बड़ा आसान सा चैप्टर है, बड़ा छोटा सा चैप्टर है, लेकिन आपने करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।